कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 50 चैप्टर 9 हम कवर कर रहे थे। चैप्टर 9 प्लानिंग से रिलेट करता है। प्रीवियस लेक्चर हमारा पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, जिसमें हमने प्लानिंग की डेफिनेशन देखी, बेनिफिट्स देखे और प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या चीजें करते हैं हम। दो चीजें, एक ऑडिट प्लान प्रिपेयर करते हैं और एक ऑडिट स्ट्रेटजी। इस बारे में स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। शाबाश जी। हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं, किसी का भी नहीं, सब क्लियर है। चलिए फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होम असाइनमेंट क्वेश्चन 38 ये रिलेट करता है चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन नंबर 38 ये 12th एडिशन के मुताबिक है। अगर 11th एडिशन है तो चेंज होगा, वो आपको असाइनमेंट दे दी, उसमें देख लीजिएगा। सबसे पहले केस स्टडी है। सबसे पहले क्या करना है हमने, रिक्वायरमेंट के ऊपर एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड व्हाई द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर ए कंपनी इज ए गोइंग कंसर्न। ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इसका केस स्टडी से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी में कहीं पे भी उसने इसको ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट नहीं किया। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस पर्टिकुलर टू स्टडी आईडी विद विच में इंडिकेट दैट इट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। पर्टिकुलर टू स्टडी आईडी का मतलब क्या है, मुझे गोइंग कंसर्न के इश्यूज बताइए। गोइंग, लेकिन ये जो मैंने आपको केस स्टडी कही है इसके मुताबिक पर्टिकुलर, ये नहीं कि आपने जो याद किया हम सारे के सारे इसमें छाप दे, वो गलत होगा। कौन से वाले फैक्टर्स बताने हैं केस स्टडी। अच्छा पहले एक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, बताइए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कंपनी अगले 1 साल तक चलेगी। कंपनी अगले 1 साल तक अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करेगी। 1 साल कह लें, 12 मंथ्स कह लें, एक ही बात है। एक साल, जब 1 साल तक चलेगी तो इसका मतलब यह है कि ये अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई करेगी। इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ काउंटिंग। जब कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई करती है, इसे क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ काउंटिंग। और अगर कंपनी ने अगले 12 महीनों में बंद हो जाना नजर आ रहा हो तो इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। इसमें कंपनी क्या करती है फिर, क्या इसमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम होती है? नहीं, बदल जाती है। अब क्या होती है, लिक्विडेशन बेसिस, यानी जिसमें करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन नहीं होती, सारे के सारे करंट हो जाते हैं। क्योंकि गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, कंपनी अगले 1 साल के अंदर बंद हो जाएगी। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, कंपनी अगले 1 साल तक चलेगी। और गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, कंपनी अगले, बोलना, कंपनी अगले 1 साल के अंदर, बस शाबाश। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट का मतलब क्या, कंपनी अगले 1 साल तक चलेगी। तो इस अजम्पशन, पहले हम अजम्पशन देखते हैं एप्रोप्रिएट है कि नहीं, फिर इसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए था। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बननी चाहिए, यानी करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन के साथ। कुछ और भी चेंजेस होती हैं, बड़ा चेंज यही है। तो वो कह रहा है व्हाई ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर कंपनी इज गोइंग कंसर्न, इसलिए कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं ऑडिटर इवैल्यूएट करे गोइंग कंसर्न, क्योंकि गोइंग कंसर्न के मुताबिक रिपोर्ट पे इफेक्ट आता है, डिपेंड करता है। अगर गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो तो वो भी हमने रिपोर्ट में बताना होता है। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो अभी रिपोर्ट में बताना होता है। तो हम एज ऑडिटर क्लाइंट की, अपनी क्लाइंट कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन को वैल्यूएट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट हो उसे भी रिपोर्ट में मेंशन करना है, और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट उसे भी रिपोर्ट में मेंशन करना है। अच्छा मुझे ये बताइए, दोनों केसेस में मेंशन करने का तरीकाकार एक ही होगा कि फर्क होगा? फर्क होगा, शाबाश, फर्क होगा। गोइंग का मटेरियल अनसर्टेनिटी के केस में हम मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा ऐड करते हैं, और नॉट एप्रोप्रिएट के केस में एम्सिस ऑफ मैटर, अगर सही रिकॉर्ड हो ये तो पता चल गया आपको। एज ऑडिटर हम गोइंग कंसर्न को क्यों वैल्यूएट करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट पे इसका इफेक्ट आता है। कब इफेक्ट आता है, जब नॉट एप्रोप्रिएट हो या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा आप कह रहे हैं आपने सर्कमस्टेंसेस ढूंढनी है, और अगेन उस तरह जिस तरह हमने कोड ऑफ एथिक्स में मैंने आपको बताया था कि थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर लिया आपने, लेकिन फिर एक्सप्लेन भी करना ना इस सिचुएशन में थ्रेट अराइज क्यों होते हैं। एक होता है आइडेंटिफिकेशन, एक होता है एक्सप्लेनेशन, हमें दोनों में ग्रिप होनी चाहिए ना। तो आपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई भी करना है और फिर एक्सप्लेन भी करना है कि ये क्यों गोइंग कंसर्न पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। करिए द प्लानिंग द एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ स्टडी आईडी लिमिटेड whose principal activity is the provision of road haulage services, you have been provided with the following information in respect of the year ended 31st May 2007। कोई फैक्टर जो गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, कोई फैक्टर नहीं, पक्का
कोई फैक्टर नहीं, ये तो इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है। द कंपनी मेड ए लॉस फॉर द ईयर टू 31 May 2007. This is mainly due to loss of a major customer to a competitor and exceptional costs incurred in relocating to new premises. In previous year, the company has been profitable but has recently experienced reduced margin due to high cost of fuel. इसमें कंपनी के कौन से हालात का, फाइनेंशियल का जिक्र कर रहा है, ऑपरेशन का जिक्र कर रहा है, लीगल का, किसका, फाइनेंशियल का। तो हमारा फैक्टर क्या होगा, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, मेजर लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हुए हम इन सारे फैक्टर्स को लिखेंगे कि एक्सप्लेन भी करना है ना, कि कंपनी हैज सफर्ड लॉस, हैज लॉस्ट मेजर कस्टमर, इज कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड, और अहम चीज कि न्यू कंपेटिटर्स हैव एंटर्ड इनटू द मार्केट। ठीक है, मेजर या एग्जिस्टिंग कंपेटिटर, कंपनी हैज लॉस्ट इज शेयर टू एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स। ठीक है, ये हमारे इस वजह से क्या एक्सपेक्टेड क्या है कि कंपनी लॉस में है, फ्यूचर में भी लॉस बेयर करेगी और अल्टीमेटली मे नॉट बी गोइंग कंसर्न। क्लियर हो गया, एक हो गया हमने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और फिर उसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये हालांकि एक फैक्टर नहीं है, देखा जाए ना तो इसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे लॉस भी एक फैक्टर है, कंपेटिटर एक अलग फैक्टर है, फिर इसके बाद इंक्रीज इन कॉस्ट ये एक अलग फैक्टर है, मेजर कस्टमर अलग फैक्टर। लेकिन चूंकि इंटर रिलेटेड हैं, आप इनको इकट्ठा हेडिंग दे के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके सोल्यूशन में इन सब का जिक्र होना चाहिए, और अगर चाहें तो अलग-अलग भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जाम में बैठ के आपकी जजमेंट पे कि मार्क्स कितने हैं, कितने मुझे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है। ये पहले हो गया हुआ क्वेश्चन। चलिए, इसका मतलब ये हो गया हुआ डिस्कस। चलें, कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगी इसी बहाने, अगर डिस्कस हो भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है डिस्कस हो चुका है? पिछले सेशन में हुआ था। ठीक नहीं, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। डिस्पाइट इट्स पुअर ट्रेडिंग रिजल्ट, the company has managed to save within its overdraft limit of 500,000. This was achieved by the managing director temporarily lending to the company 200,000 and delaying payments to creditors. The overdraft facility is to be reviewed by the bank in September 2007 after the audited financial statements are available. Company has a loan installment falling due in October 2007 which it plans to repay with the proceeds from recently vacated premises which are currently for sale. इस पूरे पैराग्राफ में आपको कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे डाउट क्रिएट हो रहा है? पहले चीज डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर, ये अहम इंडिकेटर है। जब आप क्रेडिटर को पे करने के काबिल नहीं रहते, इसका मतलब आपके पास कोई पैसे नहीं। फिर इसके बाद डायरेक्टर का लोन जो है, ये गोइंग कंसर्न की इंडिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक प्लस पॉइंट है कि डायरेक्टर सपोर्ट कर रहा है। डायरेक्टर का लोन देना बेसिकली कंपनी को गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम से निकालने की इंडिकेशन है। अच्छा, ये हो गया डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर। फिर इसके बाद कह रहा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अनकरीब पेएबल है, यानी एक तो है ना जिन लोगों से परचेजेस की उनको देने के लिए पैसे नहीं है। फिर इसके बाद कह रहा है जिन लोगों से लोन लिया है उनको पे करने के लिए भी पैसे नहीं है। अच्छा, ये कैसे? ये तो उसने बता दिया क्रेडिटर की पेमेंट को डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये कैसे पता चल रहा है कि लोन देने के लिए भी पैसे नहीं है? वो नीचे वो तो रिन्यू होने की बात कर रहा है ना, वो नीचे बात कर रहा है कि इसकी पेमेंट की जाएगी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रेमिसेस, फिक्स एसेट्स को सेल कर, बेच कर। तो इसीलिए दूसरी प्रॉब्लम, एक तो पेमेंट टू क्रेडिटर का डिफॉल्ट है, फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि फिक्स एसेट्स को बेच के कंपनी अपनी लायबिलिटीज मीट कर रही है। तो देखिए, फिक्स एसेट्स बेच रही है, आहिस्ता आहिस्ता कंपनी की कैपेसिटी डाउन होती जाएगी। अगर फिक्स एसेट्स को बेचेगी तो काम क्या करेंगे? ठीक है, जिस मशीनरी से प्रोडक्शन लेनी है, जिस फैक्ट्री से सामान बना के बेचना है, उसी को सेल कर दिया जाएगा, तो कंपनी के ऑपरेशंस कम होते जाएंगे। तो ये भी एक इंडिकेशन है। इस पैराग्राफ में दो इंडिकेशन कौन कौन सी आई? एक क्रेडिटर को पेमेंट डिले कर रहे हैं और दूसरा फिक्स एसेट्स को सेल करके रनिंग एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज को मीट कर रहे हैं। और इसमें हमारी क्या थे? मेन मेजर लॉस। इसमें दो तीन और भी फैक्टर्स थे, लॉस ऑफ कस्टमर भी और इंक्रीज इन कंपटीशन भी। चलिए नेक्स्ट, द कंपनी हैज फॉलन बिहाइंड विद इट्स पेमेंट टू टैक्स अथॉरिटी। ये भी एक और इंडिकेशन आ गई, टैक्स अथॉरिटी को पेमेंट भी टाइम पे नहीं की जा रही। बट डायरेक्टर्स हैव सक्सेसफुली नेगोशिएटेड स्कीम फॉर सेटलिंग द एरियर्स ओवर ए पीरियड ऑफ 4 months. A condition of this concession granted by tax authorities is that the company pays all its future monthly tax liabilities on due dates. टैक्स लायबिलिटी में उन्होंने डिफॉल्ट किया, डिले किया है। अब हालांकि निगोशिएशन होगी है, लेकिन कंडीशन है कि वो अपनी सारी मंथली लायबिलिटी टाइम पे पे करेंगी। क्या ये भी एक कंडीशन है, सिचुएशन है कंपनी की पुअर पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए? कर रहे हैं बिल्कुल, कि टैक्स अथॉरिटीज को भी पेमेंट टाइम पे। हालांकि निगोशिएशन हो रही है, हो गई है, हालांकि निगोशिएशन, लेकिन स्टिल निगोशिएशन हुई है, रीस्ट्रक्चरिंग समझिए लोन की हुई है, अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, थोड़ा डिले हो गई है।
डिले हो गया, लेकिन अभी अगर वो कहता ना कि ये लायबिलिटी पे हो चुकी है, फिर हम कहते चलो डिफॉल्ट हुआ था, पे हो गया, अब कंडीशन कोई नहीं है, लेकिन अभी पेएबल है, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा टाइम मिल गया कंपनी को, प्रॉब्लम सेटल नहीं हुई, और आगे हमें नजर आ रहा है कि कंपनी के पास इसको पे करने के लिए पैसे नहीं है। कंपनी का सारा फ्यूचर प्लान, सारी जिंदगी सिर्फ इस लोन के ऊपर खड़ी है, ये जो ऊपर बैंक लोन इंस्टॉलमेंट, अगर ये लोन हासिल कर लेते हैं या इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, फिर शायद ये अपनी दूसरी लायबिलिटीज को पे कर सके, वरना कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये कंपनी अगले 12 महीनों में कंटिन्यू कर? डाउट्स हैं? डाउट्स हैं, शाबाश। इसके एग्जामिनर कमेंट्स में उसने एक अहम प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया है कि जिन बच्चों का कंसेप्ट स्ट्रांग होता है ना, जो बच्चे लेक्चर को सुनते हैं और समझ लेते हैं लेकिन रिटन असाइनमेंट नहीं करते, उसने उनकी तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा ऐसे स्टूडेंट्स हेडिंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने, फैक्टर्स को सही आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि रिटन असाइनमेंट नहीं की हुई थी, इसीलिए रिटन असाइनमेंट आपने करनी है जरूर। क्लियर जी? इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज हो जो डिस्कस करना चाहते हो कर लीजिए। कुछ डिस्कस नहीं करना, सब ठीक है? जी जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? जी 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 उसने कहा है डिस्पाइट इट्स पुअर ट्रेडिंग, कह रहा है ऊपर जो पुअर ट्रेडिंग रिजल्ट है ना, यानी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, सेल कस्टमर जा रहे हैं, सेल कम हो रही है, इस पुअर रिजल्ट के बावजूद कंपनी हैज मैनेज टू स्टे विद इन ओवरड्राफ्ट लिमिट। का मतलब है कंपनी ने बैंक से जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट ली थी ना, उसके अंदर अंदर ही है, अभी उसको एक्सीड नहीं किया, यानी लोन की लिमिट के अंदर अंदर ही काम कर रहे हैं, लोन की लिमिट को एक्सीड नहीं किया अभी, ये मतलब है इसका। वो हमें थोड़ा सा हमारी तवज्जो हटाना चाह रहा है कि जैसे सब चीजें ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर विद इन क्रेडिट लिमिट भी है, स्टिल अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करता है। जी अच्छा, एक रिक्वायरमेंट में कुछ बाज़-औक़ात आईएसए के नंबर यूज कर देते हैं, जैसे आईएसए 200, आईएसए 700, क्या इनको याद करना लाजमी है? नहीं, लाजमी नहीं है, ठीक है, लाजमी नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया, आपको रफ सा आइडिया हो जाए तो अच्छा है कि हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो किस स्टैंडर्ड से रिलेट करता है। हमने शायद किताब के स्टार्ट में कहीं ये लिखा हुआ है, लिखा किस जगह पे लिखा? हाँ जी, अगर आप ये कंटेंट देखें ना, हाँ जी, कंटेंट में चैप्टर टाइटल, तो उसमें ये लिखा हुआ है, आज तक आईकैप ने कभी यूज नहीं किया, रिक्वायरमेंट में यूज नहीं किया, लेकिन आपकी जनरल, ये छोटी सी चीज है आईएसए, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका सीफैब के साथ लिंकिंग करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जब सीफैब लेवल पे आप जाएंगे ना, तो आप स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, फिर चैप्टर नहीं पढ़ते, वहां पे हर चीज स्टैंडर्ड। तो अगर अभी याद कर लेंगे ना कि अच्छा ये वाला टॉपिक किस स्टैंडर्ड में है, तो उधर जाके जैसे ही स्टैंडर्ड आएगा आपको पता चल जाएगा ये कंसेप्ट तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। तो अगर आप ये थोड़ी सी मेहनत करके ये याद कर सकते हो कि इस चैप्टर से रिलेटेड स्टैंडर्ड कौन सा है, कौन सा एक या बाजू का 2 स्टैंडर्ड भी होते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके लिए फ्यूचर स्टडीज में आसानी हो जाएगी। आईकैप ने आज तक नहीं पूछा किसी भी क्वेश्चन में, और एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि पूछेगा, या कभी कभार अगर कभी पूछ भी ले, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसको इग्नोर भी कर दें तो क्वेश्चन की बाकी की इंफॉर्मेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी यहाँ पे हमने सारे वो पॉइंट्स लिखे हैं जो कंपनी के अगेंस्ट जा रहे हैं, कंपनी की फेवर वाले पॉइंट्स नहीं लिखे। वैसे तो फेवर वाले पॉइंट्स मुझे इक्का दुक्का के अलावा और कोई नजर ही नहीं आए, ठीक है, तो लेकिन अगर हों भी हमने नहीं लिखने। क्यों नहीं लिखने? क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने कहा है विच में इंडिकेट दैट इट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न, हमने वही पॉइंट बताने हैं जो कि गोइंग कंसर्न नहीं है। वो पॉजिटिव पॉइंट कभी नहीं पूछता, पॉजिटिव पॉइंट के कंपनी इज गोइंग कंसर्न के मुझे फैक्टर बताओ, कभी नहीं पूछेगा। वो हमेशा कौन से पूछेगा? प्रॉब्लम। और एग्जाम में आपको पता है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। चैप्टर 4 में भी ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी में भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही थी, चैप्टर 6 में भी 7 में भी केस स्टडी बनती ही प्रॉब्लमेटिक। जब सारा कुछ ठीक चल रहा हो तो केस स्टडी की क्या जरूरत है? ठीक है जी। जी जी ब्रेकअप बेसिस क्या होती है? जब कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न हो, यानी गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे एसेट्स और लायबिलिटीज करंट क्लासिफाई किए जाते हैं। इसे ब्रेकअप वैल्यू बेसिस कहते हैं, या इसे लिक्विडेशन बेसिस कहते हैं, या इसे नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस है। ठीक है मेरे भाई? नहीं अभी ठीक नहीं है, इसको लिखें, इसको लिखें वरना फिर भूल जाएंगे कि जब गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है, वॉल्यूम 2 में लिखा, कोई बात नहीं, इधर वॉल्यूम 1 के सफे भी लिख लेंगे, बाकी भी लिख देंगे, आप अलहदा पूछेंगे जब फिर लिखेंगे, लिखवाया हुआ था, चले कोई ना। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर्स ऑफ डेंजल लिमिटेड आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2001।
and have approached the auditor for advice because they are unsure whether the company can be considered a going concern. वो कह रहे हैं हम कंफर्म नहीं है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, हमें एडवाइस दीजिए. कह रहा है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ द कंपनी इज कंसीडर्ड ए गोइंग कंसर्न ऑल्दो देयर आर सिग्निफिकेंट डाउट्स अबाउट दिस. तो क्या इफेक्ट होगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आ जाएगा. शाबाश. इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा है, इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट नहीं पूछा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन करें. हमने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट बताना है. तो क्या, हाँ, जिन फैक्टर्स की वजह से डाउट क्रिएट हो रहे हैं उन फैक्टर्स को डिस्क्लोज किया जाएगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर आएगा, ये इफेक्ट. और उस डिस्क्लोजर में इनको एक्सप्लेन किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा, एडिक्वेटली डिस्क्राइब किया जाएगा इन फैक्टर्स को. क्लियर जी? दूसरा पॉइंट कह रहा है इज नॉट कंसीडर्ड ए गोइंग कंसर्न. और जब ये गोइंग कंसर्न नहीं हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाएंगे? जब नॉट कंसीडर्ड ए गोइंग कंसर्न तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएंगे. अच्छा, लिक्विडेशन बेसिस पे. हाँ, नॉन गोइंग कंसर्न. हाँ, लिक्विडेशन बेसिस का दूसरा नाम क्या है? ब्रेकअप वैल्यू बेस. इसमें क्या होता है? पहला क्लासिफिकेशन चेंज होती है एसेट्स लायबिलिटीज की. क्लासिफिकेशन चेंज होने से क्या मुराद है? सारे के सारे करंट में क्लास है. दूसरा मेजरमेंट भी चेंज होती है, यानी सारे एसेट्स लायबिलिटी को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है. और बाज़ औक़ात कुछ एडिशनल लायबिलिटी राइज हो जाती हैं. जैसे आपने फौरी तौर पे अगर एम्प्लॉयज को जॉब से, कंपनी बंद हो जाएगी ना, तो जब एम्प्लॉयज को जॉब से निकालेंगे उनको कुछ रिडंडेंसी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है एम्प्लॉयज को. ये इफेक्ट होगा, ये वाला क्वेश्चन. क्लियर? सेकंड पार्ट इज नॉट कंसीडर्ड ए गोइंग कंसर्न. कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये भी. ये जी क्वेश्चन इनका ये है, सर फर्ज कीजिए कि केस स्टडी के अंदर वो हमें डिफरेंट फैक्टर्स दे देता है, ठीक है, जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे डीआरडी वाला केस. इसमें और फिर इसके साथ एडिशनल वो कोई प्लान भी दे देता है कि हमारा ये प्लान है कि हम इसको ओवरकम कर लेंगे. फॉर एग्जांपल हम एडिशनल लोन ले लेंगे, फर्दर शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, डायरेक्टर्स या होल्डिंग कंपनी से लोन मिल जाएगा हमें, वगैरह वगैरह. तो हमें क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे. अगर क्वेश्चन में उसने कहा है ना कि इस सिचुएशन में बताइए आप प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, तो फिर कुछ और लिखना है. और अगर कहे रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या आएगा, फिर कुछ और लिखना है. अगर कहे बताइए ये गोइंग कंसर्न के मसले मसाइल हैं, इनमें प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे भला? वो वाले प्रोसीजर जो एडिशनल प्रोसीजर हमने पढ़े थे, याद है, ऑन आइडेंटिफाइंग इवेंट या कंडीशन वाले, जिसमें वो कैश फ्लो फॉर कॉस्ट वाली बात भी आ रही थी. तो अगर हमें केस स्टडी में इवेंट या कंडीशन दे दे और साथ में कोई प्लान भी हो, कहे बताओ प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे, तो कौन से प्रोसीजर? वो एडिशनल प्रोसीजर जो चैप्टर 4 में पढ़े थे. और अगर कहे इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, तो क्या हमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में सिर्फ एक सिचुएशन बतानी चाहिए, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी वाली, या ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करना है? ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करना है. कुछ समझ आई मेरे भाई? ये बात याद रखिएगा. नेक्स्ट वॉल्यूम 2 चैप्टर 6. अब आते हैं हम कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन की तरफ. कमेंट ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017. किस लफ्ज को अंडरलाइन करना है? कंपनीज एक्ट. हामिद इज ए पार्टनर इन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट and holds 100,000 term finance certificates in Sona Fertilizer Limited. Hamid's firm is considering to accept the audit of SFL. Accept कर सकते हैं? क्यों? अच्छा, डिस्क्लोज और डिस्पोज करना है? नहीं, क्यों नहीं करना? क्योंकि ये टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है, शेयर्स नहीं. अच्छा, इससे इंडेटेड तो नहीं हो जाता ऑडिटर? नहीं होता, क्योंकि लोन कंपनी ने लिया है, ऑडिटर ने. ठीक है. अच्छा, इससे वो सेल्फ इंटरेस्ट राइट राइज नहीं होगा? हाँ जी, शाबाश, ये कंपनीज एक्ट की सिचुएशन है. क्लियर होगी ये बात? तो वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं अंडर लॉ. अगर यही वो कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन पूछता, फिर हम उसको डिस्कस करते कि सेल्फ इंटरेस्ट राइट राइज हुआ है, ये लोन को रीपे होना चाहिए अनलेस इमटेरियल. 13 इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, योर असिस्टेंट हैज एन अंडरस्टैंडिंग दैट अंडर कंपनीज एक्ट ओनली ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ लिमिटेड कंपनी. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी अपॉइंट हो सकते हैं. लिखा हुआ है कहीं? क्या हर कंपनी के लिए?
ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है और उसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है। शाबाश। ये 19 में कोई प्रॉब्लम? ये सीएमए वाली बात लिखी हुई है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 7। अब कोड ऑफ एथिक्स। देखिए आपको मल्टीपल चैप्टर्स की असाइनमेंट या क्वेश्चन देने का मकसद यही है कि आपकी उन कंसेप्ट्स की रिव्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं फंसते होंगे तो किताब खोल के देखती होंगे हमें क्या लिखा हुआ है, तो कंसेप्ट की रिवीजन भी हो जाती है। Discuss the categories of threat that may be involved in each of the following independent situations and advise the partner of the concerned firm with regard to the possible course of action that may be followed. कौन से दो अल्फाज को अंडरलाइन करना है और कौन सा एक लफ्ज आपने खुद से लिखना है? हाँ, थ्रेट्स को अंडरलाइन करना है, कोर्स ऑफ एक्शन को अंडरलाइन करना है, सिग्निफिकेंस खुद। शाबाश। ए बुरे वाला बैंक लिमिटेड BBL is a listed adult client of Umar and Company Chartered Accountants UCC. BBL has granted a house loan of ₹5 million to a partner in UCC. लोन और गारंटी वाला। लोन फ्रॉम क्लाइंट के क्लाइंट, लोन फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से क्या इजाजत है? कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कोड ऑफ एथिक्स कहता है इजाजत। लो ऑडिट क्लाइंट अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, बैंक और सिमिलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तब लोन ले सकते हैं। पहले थ्रेट बता देंगे, सेल्फ इंटरेस्ट है, फिर लोन ले सकते हैं। ठीक है, शर्त क्या है? नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में लोन, यानी वही शर्त है तकरीबन जो कंपनी ला की थी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, एक एडिशनल पॉइंट है, वो क्या? अगर लोन मटेरियल हो तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना। क्लियर? अच्छा, इसमें सोल्यूशन में शायद सिग्निफिकेंस के पॉइंट नहीं लिखे हुए, तो आपने लिखे हुए, नहीं भी लिखे हुए तो आपने लिखने हैं। अच्छा, इसके बुक में भी नहीं है, फिर रहने दे, फिर रहने। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले रिक्वायरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंस, फिर क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ लोन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल हु टुक लोन। ये 3 फैक्टर्स पे सिग्निफिकेंस डिपेंड करेगी। क्लियर जी? बुरे वाला बैंक में कोई प्रॉब्लम? हाइब्रिड क्लास में कोई प्रॉब्लम? शाबाश, ये हुई ना बात। बी, कमाल वाज द ऑडिट मैनेजर। अच्छा, इसके एग्जामिनर, ये जो बी वाली कंडीशन बता रहा हूं ना, इसके एग्जामिनर कमेंट्स में उसने एक बात कही है, एक वीकनेस आइडेंटिफाई की है आपकी। कह रहा है कि स्टूडेंट को ये सिचुएशन क्लियरली पता नहीं चलता कि बंदा किधर से उठ के किधर गया है, और अभी इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, कि वो अभी भी एम्प्लॉई है, वो समझ रहे होते हैं अभी भी, हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है छोड़ के चला गया है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। कोड ऑफ एथिक्स में सबसे ज्यादा अहम सिचुएशन को समझना है, सिचुएशन कौन सी है, तो आपने इस सिचुएशन को ध्यान से समझना है। ये कौन सी सिचुएशन है? कमाल वाज द ऑडिट मैनेजर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एनुअल ऑडिट ऑफ फैसलाबाद टेक्सटाइल मिल्स। He has joined FTML as their manager finance prior to the commencement of current year's audit. Outgoing यानी क्लाइंट पे चला गया है कि अभी भी हमारे पास काम कर रहा है? आउटगोइंग वाला केस हुआ। थ्रेट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, एंड शाबाश। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे? इसके तो मुझे पता लिखी हुई है, ये तो मुझे यार। करंट पोजीशन, फॉर्मर पोजीशन एट क्लाइंट, लेंथ ऑफ टाइम पास्ट। बिल्कुल। क्या करें फिर? इसको 1 साल और 1 साल से पुराना वाले में क्लासिफाई करेंगे? नहीं, वो दूसरा केस था। ऑडिट प्लान चेंज करें, मजीद कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, सीनियर टीम भेजनी चाहिए, रिव्यूअर अपॉइंट करें। शाबाश। इसमें सबसे ज्यादा जो हमें पसंद है, मॉडिफाइड ऑडिट प्लान, वो जरूर लिखना है। हाँ जी, किसमें ताउन करना चाहिए? किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, सही है। नेक्स्ट चैप्टर 9, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 300 रिवाइज। अच्छा, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टैंडर्ड का नंबर और नाम, मुझे कुछ भी नहीं आता। एग्जाम में आपने पैनिक नहीं होना कि ये एक ऐसी चीज आ गई जो मुझे नहीं आती। रिक्वायरमेंट पर स्टेट्स दैट एन ऑडिटर मस्ट प्लान द ऑडिट। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान एन ऑडिट। अब देखिए, क्या इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें स्टैंडर्ड के नाम, टाइटल पता होने चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। तो अव्वल तो कभी पूछेगा ही नहीं, ये एससीसी का क्वेश्चन आई कि आपने नहीं पूछा, जैसे मैंने बताया। और अगर पूछेगा भी तो आप आसानी के साथ रिक्वायरमेंट को देख के पढ़ के बता सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या लिखना क्या। तो बेनिफिट्स क्या है जी? एफिशिएंसी ऑडिट कंप्लीट होता है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स अर्ली आइडेंटिफाई हो जाती हैं, करेक्ट,
चलिए रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, ये हो गई हमारी क्वेश्चन की डिस्कशन। अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट की तरफ। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि सिग्निफिकेंट कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इससे मुराद क्या होती है? कि एक तो फाइनेंशियल कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कोई अगर लेना देना है तो वो रीपे कर दे, सेटल कर दे, और दूसरा अब कंपनी के मामलात में उसे कोई मशावरत नहीं करनी, कोई मशवरा नहीं लेना, क्योंकि अब अगर कोई मशवरा देगा तो वो इंडिपेंडेंट होकर नहीं देगा। तो सिग्निफिकेंट कनेक्शन से मुराद भाई ने ठीक कहा, हर तरह का ताल्लुक, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो मैनेजेरियल हो। अगर हाँ, अगर कंपनी के मामलात में आ रहा है बिल्कुल, तो वो हो बिल्कुल, उसमें फिर हमारा थ्रेट ज्यादा हो जाएगा। वो तो ऐसे हो जाएगा, एक्चुअली नहीं, लेकिन ऐसे हो जाएगा जैसे वो साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे काम कर रहा हो। एक्चुअली होगा नहीं, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे फीस लंबे अरसे तक ओवरड्यू हो जाए। एक्चुअली लोन बनती नहीं है, लेकिन हम उसका इफेक्ट ऐसे लेते हैं जैसे कि लोन हो। चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन हो गई। आज हम स्टडी करेंगे प्लानिंग एक्टिविटी में जो दो डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो दो डॉक्यूमेंट्स कौन सी हैं? ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है? ऑडिट, अच्छा, प्रीवियस डिस्कशन से आपको इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि ऑडिट स्ट्रेटजी ब्रॉड लेवल की डॉक्यूमेंट है। इसमें चीजें कम, तादाद कम है, यानी सिर्फ एक सफा होता है पूरी एंगेजमेंट का, लेकिन इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो मेजर डिसीजंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, जर्नल, जो पूरी ऑडिट एंगेजमेंट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। और ऑडिट प्लान ये ऑडिट स्ट्रेटजी के बाद बनाया जाता है, ऑडिट स्ट्रेटजी से ज्यादा डिटेल्ड होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया से रिलेट कर रहा होता है। इसमें लिखा होता है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया के ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से होंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। अच्छा, अब हम ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी में से पहले ऑडिट स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। ठीक, ऑडिट स्ट्रेटजी के कल आपको 3 अल्फाज बताए थे ऑडिट स्ट्रेटजी के, वो क्या थे? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ये जो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं ये समझ लीजिए स्कोप से रिलेट करता है, सेकंड हेडिंग टाइमिंग से, और थर्ड हेडिंग डायरेक्शन से। कुछ और भी मैटर्स स्ट्रेटजी में लिखे जाते हैं, लेकिन मेजर ये चीजें। स्कोप से क्या? अच्छा, पहले स्कोप का मतलब समझ लीजिए। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब है क्या चीज वेरीफाई करनी है और किन प्रोसीजर से वेरीफाई करनी है। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? क्या वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, ये चीजें शामिल होती हैं। जैसे क्या वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री कौन सी है? बैंकिंग इंडस्ट्री है तो हमारे स्कोप में कुछ और चीजें शामिल होंगी। इंश्योरेंस कंपनी है, स्कोप में कुछ और चीजें शामिल होंगी। यानी इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर केस में वेरीफाई करनी ही करनी है। सम टाइम डिपेंडिंग ऑन सेक्टर कुछ मजीद चीजें भी वेरीफाई करनी होती। जैसे इंश्योरेंस कंपनी में एक सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड आ जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा 4 एडिशनल मैटर्स हमने वो भी रिपोर्ट में कवर करने होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप का मतलब है कि एंगेजमेंट में किन चीजों का हमने ध्यान रखना है। अपनी ऑडिट एंगेजमेंट जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसके अहम फीचर, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो हमारे स्कोप को इफेक्ट करेंगी। वो है इंडस्ट्री देखें, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखें, जिनसे आपको पता चलेगा हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ठीक है, वेरीफाई किन चीजों को करना है। एक्सपेक्टेड कवरेज, क्या हमारा क्लाइंट बैंकिंग सेक्टर का है? अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो हमारे फ्रेमवर्क में हमने कंपनीज एक्ट, IFRS के साथ साथ बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 की रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई करना। पाकिस्तान में आपको पता है जो सोल प्रोवाइडरशिप और पार्टनरशिप होता है ना, वो तो IS 1 के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। IS 1 देता है ना फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का। कंपनी हो ना अगर कंपनी, उसका फ्रेमवर्क IAS 1 नहीं है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं 4th and 5th शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट के मुताबिक। बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए तो ये आपकी इंडस्ट्री और बताएगी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, आपके स्कोप में क्या चीज शामिल है। लेकिन अगर बैंक हो तो फिर कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होता है और साथ साथ बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 भी, क्योंकि बैंक्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के 4th 5th शेड्यूल के मुताबिक नहीं बनाते, वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस ने उनको स्पेसिफिकली बताया फॉर्मेट क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन स्कोप का मतलब क्या है? हमारी एंगेजमेंट के क्या फीचर्स हैं जिनको सामने रख के हमने डिसाइड करना है स्कोप क्या होगा। वो फीचर्स बताते हैं स्कोप क्या होगा।
अच्छा, अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जिसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो क्या आप सारी ब्रांचेस को वेरीफाई करेंगे? जैसे बैंक है, सैंपल बेस पे, तो एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज क्या होगी, यानी कितना सैंपल होगा? इसमें हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि सर आपकी 250 ब्रांचेस हैं, हम तकरीबन 40 ब्रांचेस को सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन वो 40 ब्रांचेस कौन सी होंगी ये नहीं क्लाइंट को बताना, सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज। और वो भी उन्हें क्या देंगे, सर जी अगर हमें मसले मसाइल नजर आए ना तो ये एक्सटेंट बाद में बढ़ भी सकती है, ये एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपने डिसाइड करना है स्टार्ट में ही कि एंगेजमेंट किस नोयत की है, क्या इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी? जैसे फर्ज कीजिए अगर हम कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर का ऑडिट करते हैं, किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं जो बच्चों के लिए गेम्स बनाते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह, तो उस सिचुएशन में हमें स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री होती है, उसको वेरीफाई करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है। वो याद है आपको एक केस स्टडी हमने की थी एक्सेप्टेंस स्टेज पे, जिसमें वो हाईटेक क्लाइंट था वॉल्ट डिज्नी की तरह, उन्होंने कहा जी हम स्पेशलाइज मूवीज बनाते हैं, हम स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है फिल्म। तो हमें ऐसे ऑडिट के लिए जो कि नॉर्मल रिटेलिंग या मैन्युफैक्चरिंग से हटके स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है, हो सकता है एक्सपर्ट हायर करना पड़े, शाबाश। तो ये हमें स्टार्ट में ही डिसाइड कर लेना चाहिए, प्लानिंग स्टेज पे देख लेना चाहिए ना, कि जब आगे बढ़ेंगे उस एरिया की बारी आएगी फिर एक्सपर्ट के बारे में सोचना चाहिए। प्लान स्टार्ट में ही सोच लें, प्लानिंग स्टेज पे, ताकि एक्सपर्ट को भी पता हो, हमें भी पता हो कि ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है, उससे पहले एक्सपर्ट को कहें रिपोर्ट आपकी तरफ से आ जानी चाहिए। एक्सपर्ट की तरफ से रिपोर्ट आएगी तो फिर ही एविडेंस पूरा होगा। इंटरनल ऑडिट, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, क्या उसके वर्क को हम यूज कर सकते हैं? जैसे एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट स्टार्ट में ही डिसाइड कर लेना चाहिए क्या हमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है। अगर यूज करना है तो क्लाइंट से उसकी परमिशन ले ली जाए। नेक्स्ट, क्या इस एंगेजमेंट में इसकी नोयत ऐसी है कि इसमें आईटी स्किल्स जरूरी हो? हमारी कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनमें आईटी स्किल्स की जरूरत नहीं होती, कुछ में आईटी स्किल्स की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेबली सबसे ज्यादा आईटी स्किल्स की जरूरत होती है, आपको साथ में कोई आईटी एक्सपर्ट लेके जाना पड़ेगा या इंश्योर करना पड़ेगा खुद आईटी के एक्सपर्ट हो, क्योंकि अब आपके जो प्रोसीजर्स होंगे ना, आपने जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर तो इस्तेमाल करने ही करने हैं, एक और टेक्निक भी इस्तेमाल करनी है, वो क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। हमने अभी तक 7 प्रोसीजर पढ़े हुए हैं ना, ये समझ लीजिए हमारा 8वां प्रोसीजर है, हालांकि 8वां प्रोसीजर है नहीं, लेकिन ये क्या है, क्या कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का मतलब क्या है? अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम को यूज कर रहा है अपने ऑपरेशंस में, तो हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर में भी आईटी सिस्टम को यूज करना है। इसे क्या कहते हैं? कैट, CAAT कैट्स। ये बेसिकली इन्हीं 7 प्रोसीजर जो हमने पढ़े हैं, इनका कंप्यूटर वर्ल्ड में इस्तेमाल कैसे होगा, वो कहलाता है कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। तो हमें स्टार्ट में पता चल जाना चाहिए ना क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि हमें जो नेसेसरी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जरूर। अच्छा बताइए, जैसे एक कॉलेज है वो फिजिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, क्या इसकी ऑडिट में ऑडिटर को आईटी स्किल्स होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी, क्योंकि फिजिकल स्टूडेंट्स का रेवेन्यू सही रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, वो ट्रेडिशनल वे में चेक कर लेगा, आगे फिजिकली चेक करेगा, लिस्ट होगी वो लिस्ट से देख लेगा, क्लास में देखा स्ट्रेंथ कितनी है, तकरीबन उतने हैं, ठीक हो गया। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो वेरीफाई नहीं कर सकता, पूरे पाकिस्तान में कौन किस जगह बैठा है, उसके लिए तो देखना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन सिस्टम है, LMS है, इसमें किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है जी, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन पार्टिसिपेंट्स का रोल क्या होता है, कोई टीचर होते हैं, कोई टीचर असिस्टेंट होते हैं, कोई एडमिन के लोग होते हैं, ठीक है, और बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स की तादाद उन्हें सिस्टम से पता चलेगी, अब सिस्टम में किस तरीके से स्टूडेंट को ऐड करते हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग होना, वरना वो सही ऑडिट नहीं कर सकेगा, वरना मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरस्टेट करना आसान हो जाएगा। इसीलिए वो ये बता रहा है कि हमने पहले से प्लानिंग स्टेज पे डिसाइड कर लेना है कि हमारी एंगेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, क्या खसूसियात हैं। इन खसूसियात को सामने रखते हुए, फीचर्स को हम देखते हैं हमारा स्कोप क्या होगा, हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। अब हमारे अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो हमारे स्कोप में आईटी स्किल्स भी शामिल हो गई, हमें आईटी टीम में भी आईटी स्किल्स होनी चाहिए और आईटी स्किल्स के साथ रिसोर्सेज भी होने चाहिए ताकि क्लाइंट के आईटी सिस्टम को ऑडिट कर सकें। फिर क्लाइंट पर्सोनल एंड डाटा अवेलेबिलिटी, ये आईकैप ने रफ्सा, ये स्टैंडर्ड का पॉइंट नहीं, आईकैप ने लेवल से दिया हुआ है, ये इंश्योर किया जाएगा कि क्लाइंट का पर्सोनल अवेलेबल हो और हमें वो डाटा भी टाइमली प्रोवाइड करता रहे। इसका ताल्लुक ऑडिट से तो है लेकिन स्कोप से क्लियरली नहीं है, लेकिन बहरहाल तो ये मेन कंसेप्ट, थीम ऑफ द कंसेप्ट समझ आ गया आपको कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडिट स्ट्रेटजी में मेन 3 चीजें हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ये जो स्कोप है पहली वाली चीज, इसका मतलब क्या है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि एंगेजमेंट में क्या क्या खास चीजें हैं, क्योंकि इन कैरेक्टरिस्टिक्स से स्कोप डिटरमिन होता है कि हमने करना क्या है।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे स्कोप को अफेक्ट करती हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, आईटी एक्सपर्टीज, करेक्ट। स्कोप के बाद टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब ये है कि आपने ऑडिट स्ट्रेटजी में ये डिसाइड करना है कि आपके ऑडिट की डेट्स क्या होंगी ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान, कौन कौन सा इवेंट किस डेट पे किया जाएगा। जैसे सबसे अहम इसमें होता है रिपोर्ट, किस ऑडिट रिपोर्ट किस दिन क्लाइंट को प्रोवाइड की जाएगी, डेडलाइन जो एग्री की जाती है। एक्सपर्ट को अगर एंगेज किया है उससे हम किस दिन रिपोर्ट लेंगे। वक्तन फवक्तन अगर सीएफओ सीईओ से मुलाकात करनी पड़ती है, जो कि नॉर्मली करनी पड़ती है, वो पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि मुलाकात किस दिन होगी। जैसे 3 मीटिंग होगी सीईओ के साथ हर मंथ एंड पे। तो रिपोर्टिंग कंसीडरेशन का मतलब क्या है? इन शॉर्ट, ऑडिट के दौरान में जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उनकी की डेट्स पहले से एग्री कर लेना। जैसे इसमें सबसे अहम क्या है? रिपोर्टिंग टाइम टेबल, ऑडिट रिपोर्ट किस दिन देनी है क्लाइंट को, वो डेट यहां पे होगी और ये आपको पता है पूरे ऑडिट को अफेक्ट करेगी, हर एरिया को। मीटिंग विद 2 चार गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, कितनी मीटिंग होगी, कब कब होगी, पहले से एग्री करते हैं। डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइप आर टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट एंड अदर कम्युनिकेशन, अगर ये तो पहले से डिसाइड कर लिया कि इस दिन मीटिंग होगी। इसके अलावा रूटीन नेचर के मैटर जो मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करने होते हैं, वो कैसे डिस्कस करेंगे, तरीकाकार क्या होगा, वर्बल करेंगे, रिटन फॉर्म में करेंगे, ठीक है। अगर कोई डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, इसकी एग्जांपल है नॉर्मली डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, उसमें हम बताते हैं मैनेजमेंट को, सर ऑडिट रिपोर्ट के बाद ना हम 2 हफ्ते बाद आपके साथ एक मीटिंग करेंगे, उसमें आपको मैनेजमेंट लेटर दिया जाएगा जिसमें इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस होंगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया जाता है कि सर अगर कोई कुछ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस ऐसी होती है जिन पे फौरी एक्शन लेने की जरूरत होती है, वरना नुकसान होता रहता है, तो अगर फौरी एक्शन लेने की जरूरत हुई तो हमें बताइए हम मैनेजमेंट से कैसे कॉन्टैक्ट करें, हम रिटन फॉर्म में करें, वर्बल करें, ये सारी कम्युनिकेशन का तरीकाकार वो भी हम डिसाइड कर लेंगे। और फिर डिस्कशन विद एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से क्या डिस्कशन करेंगे, भाईजान रिपोर्ट आपने जो देनी है, एक्सपर्ट ने अपने काम की रिपोर्ट, जैसे उसे हमने कहा किसी एसेट्स की वैल्यूएशन बताओ क्या है, तो उसने जो वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी है उसकी डेडलाइन एक्सपर्ट के साथ एग्री कर लेनी चाहिए। एक क्वेश्चन सिर्फ, एक्सपर्ट के साथ जो डेडलाइन एग्री करेंगे कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट हमें दे रहा है और जो हमने मैनेजमेंट के साथ डेडलाइन एग्री की है, जब हम उसको रिपोर्ट देंगे, ये रिपोर्टिंग कंसीडरेशन में कौन सी वाली डेडलाइन आएगी, एक्सपर्ट वाली या हमारी ऑडिट रिपोर्ट वाली? दोनों आएंगे, दोनों आएंगी। पहले कौन सी वाली हमें एग्री करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देगा उसके बाद ही। तो एक्सपर्ट के साथ एग्री करने का फायदा पहले से ये होता है कि हम एक्सपर्ट को पहले बता देते हैं, सर हमारी क्लाइंट के साथ डेडलाइन ये है, आपने काम इसे पहले पहले करना है कंप्लीट। रिपोर्टिंग कंसीडरेशन भी क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन स्कोप का मेन कंसेप्ट क्या था कि हमने देखना है एंगेजमेंट के अहम फीचर्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं इसकी अहम, जिनकी वजह से हमारा काम असरअंदाज होगा, ठीक है, जिनकी वजह से डिपेंड करेगा कि हमने क्या काम करना है और कैसे करना है। और रिपोर्टिंग कंसीडरेशन में मेन कंसेप्ट क्या है कि हमने के कौन से अहम इवेंट्स किस किस डेट पे होंगे, ये एग्री करना। स्कोप, टाइमिंग। फिर है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये है हमारी ऑडिट एफर्ट्स किन एरियाज पे फोकस होंगी। देखिए ये एक जनरल कंसेप्ट तो हमें पहले से पता है कि हर एरिया पे हम एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, कुछ एरिया पे प्रोसीजर कम होते हैं, कुछ पे ज्यादा। इस सेक्शन में ऑडिट स्ट्रेटजी का ये जो तीसरा सेक्शन है ना, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शंस, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किन एरियाज के ऊपर, किन चीजों के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा होगा, किन किन एरियाज के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा होगा। जैसे ऐसे एरियाज जो हाईली मटेरियल हैं, जो क्या हैं, हाईली मटेरियल। हाईली मटेरियल कौन से, जो मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा हो। मटेरियलिटी लेवल होता कितना वैसे, प्रॉफिट का 5%। तो जिन एरियाज की अमाउंट ज्यादा होगी उन पे हमारी एफर्ट्स फोकस्ड होंगी, जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा है उन पे हमारी एफर्ट्स फोकस्ड होंगी। आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं ऐसी जिसमें रिस्क ज्यादा हो। शाबाश। प्रोविजन, किसकी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। शाबाश, ये लीजिए। कोई और एरिया जिसमें रिस्क ज्यादा हो, डेप्रिसिएशन, शाबाश, डेप्रिसिएशन में भी रिस्क, और इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट में भी रिस्क ज्यादा होता है, शाबाश। रीवैल्यूएशन में, शाबाश, रिस्क ज्यादा, शाबाश। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी रिस्क ज्यादा, शाबाश। लीज में भी रिस्क ज्यादा, शाबाश। हाइब्रिड भी चक्कर लगाऊं।
और अच्छा, ये जो हो गया एग्जांपल्स, ये नहीं आपने दोबारा बताने। अब बताइए किन एरियाज में रिस्क ज्यादा होता है, कोई एग्जांपल? इंश्योरेंस रिसीवेबल में, शाबाश। और प्रोविजन फॉर लिटिगेशन में, शाबाश, रिस्क। और किस में रिस्क ज्यादा है, शाबाश? ग्रेचुटी डेफर टैक्स में रिस्क ज्यादा है, शाबाश। और किस में रिस्क ज्यादा है, शाबाश, बोलते जाएं। वारंटी में रिस्क है, शाबाश। और किस में रिस्क ज्यादा है? कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, दोनों में फर्क क्या है? चले कोई बात नहीं, हमें इतना तो पता ना किस में रिस्क ज्यादा है, शाबाश शाबाश, ये लीजिए। और इन्वेंट्री में कहां से रिस्क आ गया? वो तो रूटीन नेचर की आइटम है, कोई एग्जांपल बताएं। कब इन्वेंट्री में रिस्क ज्यादा होगा? स्टॉक काउंट के वक्त? नहीं नहीं, हाँ, जब कोई ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो जाए, जैसे डिफेक्टिव इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिफेक्टिव हो गई, इन्वेंट्री वापस आ गई, सबसे बढ़िया एग्जांपल। भाई वापस आएगी ही उस वक्त जब डिफेक्टिव हो, शाबाश, ये एक्सप्लेन किया तो फिर रिस्क जस्टिफाई हुआ है, शाबाश। जी अब बताइए कौन सी एग्जांपल है जिनमें रिस्क ज्यादा होता है? इंटेंजिबल में, शाबाश, इंटेंजिबल में। और किस एग्जांपल में रिस्क ज्यादा है? ओपनिंग बैलेंसेस में रिस्क ज्यादा है, शाबाश। और किस में रिस्क? रिलेटेड पार्टी हो गया लेकिन, शाबाश, फिर भी ये लीजिए। और किस में? डेफर टैक्स भी हो गया लेकिन, शाबाश, रिस्क राइज डेफर टैक्स में भी होता है। और किस में रिस्क? और किस में रिस्क? रीवैल्यूएशन में, शाबाश, रीवैल्यूएशन में भी रिस्क राइज होता है, शाबाश। और प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया लेकिन, शाबाश, इसमें भी। तो ये सारी एग्जाम जी। डिसमेंटलिंग में कैसे रिस्क ज्यादा है? जस्टिफाई करवाएं। हाँ, फ्यूचर में कॉस्ट होती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करनी होती है। तो एक तो एस्टिमेट करना पड़ता है फ्यूचर में कितनी कॉस्ट होगी, फिर जब उसको डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है तो डिस्काउंट रेट भी एस्टिमेट करना है, शाबाश शाबाश। ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये अच्छी एग्जाम। ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता कौन सा है? जिस लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश। तो ये सारी वो एग्जाम है जिनमें रिस्क ज्यादा है। तो ये सारी वो एग्जांपल थी। रिडंडेंसी कॉस्ट, शाबाश शाबाश। नहीं बार बार वही नाना करते थे, घर जाने का किराया तो छोड़ दे मेरे पास। बस कर। चलिए, तो ये रिस्क की एरिया। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, लाजमी नहीं हर ऑडिट क्लाइंट पे सारे के सारे इन एरियाज में रिस्क हो। किसी एरिया में रिस्क होगा, किसी में, जैसे अगर पिछले साल की निस्बत किसी क्लाइंट पे इस साल डेटर्स ज्यादा हैं, उनमें रिस्क होगा कि डेटर्स कलेक्शन नहीं हो रही, बैड डेट का रिस्क है कि। लेकिन अगर किसी में डेटर्स तकरीबन सेम है, रिस्क नहीं। इसी तरह क्रेडिटर्स पिछले साल की निस्बत कम है तो रिस्क है कि कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुए। लेकिन जिनमें तकरीबन सेम है उनमें रिस्क नहीं है। जिनमें डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हुई किसी क्लाइंट में, उसमें रिस्क है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है। जिसमें रिवैल्यूएशन की गई उसमें रिस्क है कि रिवैल्यूएशन ठीक। लेकिन जिस क्लाइंट की इन्वेंट्री रिटर्न ही नहीं हुई या जिसने अपने एसेट्स को कॉस्ट में रखा, तो उसमें रिस्क। तो ये डिपेंड करता है, आपको कंप्रीहेंसिव लिस्ट दी गई है, लेकिन ये डिपेंड करता है किसी क्लाइंट में कुछ सिचुएशन अराइज होंगे, कुछ रिस्क होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो हमने इस वाले सेक्शन, ये खास तौर पे चूंकि हमारे अगले चैप्टर से रिलेट करता है इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि इस सेक्शन में फैक्टर्स फैक्टरी डायरेक्शन में हमने ये लिखना होता है कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें रिस्क ज्यादा है, उनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, जैसे एक हमारा क्लाइंट है हॉस्पिटल, मैंने जिंदगी में पहली दफा हॉस्पिटल का सीनियर बना, तो एंगेजमेंट पार्टनर ने स्टार्ट में एक चीज बताई। उन्होंने कहा जी इस क्लाइंट पे ना, ये जो हॉस्पिटल के क्लाइंट्स होते हैं, मुझे नहीं पता था इस बात का, वो यार ऑडिट शुरू होता तो अंदाजा हो ही जाता, लेकिन पहले से गाइडेंस मिल जाए बड़ी बचत हो जाती है। तो एंगेजमेंट पार्टनर ने कहा इस क्लाइंट में हॉस्पिटल में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो मरीज एडमिट होते हैं ना, एडमिट वो बाज़ औक़ात हफ्ता 2 हफ्ते महीना एडमिट होते हैं, उनकी जो फाइल क्लोज होती है ना वो उस वक्त होती है जब वो डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन उनके मेडिसिन, उनके ऑपरेशन, उनकी सर्जरी चलती रहती है। तो जो नॉर्मली रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है ना वो उस वक्त जब फाइल क्लोज होती है, और ये हमारे अक्रूवल कंसेप्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, अक्रूवल का। तो इसीलिए आपने ये देखना होगा ये रेंट पे कितने पेशेंट ऐसे हैं जो एडमिट हैं, उनकी फाइल अभी क्लोज नहीं हुई, उन पे जितने प्रोसीजर परफॉर्म हो चुके हैं उनका एस्टिमेट करना होगा क्या रेवेन्यू। तो ये एक रिस्क था जो स्पेसिफिकली इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड करता है। हॉस्पिटल नॉर्मली ऐसा रिस्क नहीं होता, तो इस ऑडिट स्ट्रेटजी में इस तरह के रिस्क को लिख लिया जाता है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी, हमारे एक इंश्योरेंस क्लाइंट था, तो उसमें एक होता था अजीब सा एरिया, उसका नाम था इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, कुछ इस तरह का एरिया होता था। वो होता ये था कि ऐसे क्लेम जो फाइल हो गए हैं कंपनी के पास कि सर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्लेम कीजिए,
लेकिन अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी फाइनल नहीं हुए, उनका क्या करना है, क्या उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है कि डिस्क्लोजर, किसकी प्रोविजन, किसका डिस्क्लोजर और कितनी अमाउंट की प्रोविजन, ये एक बड़ा सरदर्द वाला एरिया होता था। आजकल शायद इसके ऊपर आप देखें ना इंश्योरेंस, तो उसमें की ऑडिट मैटर आता होगा, क्योंकि ये इसमें जजमेंट भी इन्वॉल्व है, एस्टिमेशन भी इन्वॉल्व है, और बाज़ औक़ात एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ती है। वो जो कार मैकेनिक होते हैं ना, वो कंपनी उनसे पूछती थी कि बताइए इसमें कितना खर्चा लगेगा। तो ऐसे एरिया ये समटाइम्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक, समटाइम्स जनरल होते हैं। जैसे डेटर्स हैं तो प्रोविजन होगी, ये हर कंपनी का मसला है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आई कैप ने रिसेंटली एक अटेम्प्ट पहले इंडस्ट्री स्पेसिफिक वो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का केस बना दिया था कि फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो होटल रेस्टोरेंट है, लेकिन उन्होंने जो खाना सप्लाई किया तो कुछ जो विजिटर्स थे उनकी तबीयत खराब हो गई, और बाद में पता चला कि एक्सपायर्ड स्टॉक शामिल था। तो ये एक्सपायर्ड स्टॉक का रिस्क खास तौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो फूड आइटम्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो यहां पे इस एरिया में हम क्या करते हैं, जो इस वाले सेक्शन में फैक्टर्स फैक्टिंग डायरेक्शन में जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा होता है उनको लिख देते हैं, ताकि बाद में जब हम ऑडिट प्लान बना रहे हों तो इन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकें। क्लियर जी? ये बाकी तो सारा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, मैंने शायद आपको स्टार्ट में बता दिया कि जो चैप्टर 9 है ना, ये रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन चैप्टर ज्यादा है, केस स्टडी वाला नहीं है। लेकिन इसमें रिस्की एरियाज की ज्यादा डिस्कशन इसलिए भी मैंने कर दी कि आगे चैप्टर बनाना, उसमें इंफॉर्मेशन होगी और आपने उस इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई करने होंगे। और उसमें जिसने वो चैप्टर 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 था शायद, एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जिसने वो लिस्ट समझ ली हुई ना, उसके लिए रिस्क असेसमेंट बहुत आसान हो जाएगी। फिर इसके बाद ऑडिट अप्रोच क्या होगी हमारी? ऑडिट अप्रोच में 2-3 तरह की अप्रोच आ जाती है। एक तो ऑडिट अप्रोच में ये डिसीजन भी आ जाता है, क्या हमें इंटरम ऑडिट करना चाहिए या सारे के सारे प्रोसीजर फाइनल स्टेज पे परफॉर्म करने चाहिए। इंटरम ऑडिट पता ना आपको, ये एंड से पहले, अब ये पार्टनर डिसाइड करता है। अगर क्लाइंट के साथ डेडलाइन, हमारा एक क्लाइंट था, अजीब की बात, 31 दिसंबर उसका ईयर एंड था और 15 जनवरी को उसको रिपोर्ट चाहिए थी, ऑडिट रिपोर्ट, और हम देते थे हर साल रिपोर्ट। ये कैसे पॉसिबल होता है कि 15 दिन के अंदर ऑडिट? इंटरम ऑडिट। हम क्या करते थे, एक इंटरम डेट डिसाइड कर लेते थे 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर तक का ऑडिट करते थे नवंबर दिसंबर में, और फिर नवंबर दिसंबर की ट्रांजैक्शन को चेक करते थे 15 जनवरी तक। तो इस तरीके से तो हमें लेकिन ये सिर्फ उन क्लाइंट में हम नॉर्मली क्या करते थे, या जरूरी होता है जब डेडलाइन शॉर्ट हो, वरना रूटीन का क्लाइंट हो हमारा। ये क्लाइंट जहां तक मुझे याद है नेस्ले क्लाइंट था हमारा फर्म का, उसमें ये करते थे। लेकिन एक क्लाइंट था पीटीसीएल है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। नेस्ले उन्हें शायद फॉरेन रिपोर्टिंग करनी थी, इस वजह से उन्हें जल्दी रिपोर्ट चाहिए होती थी। पीटीसीएल में कोई टेंशन नहीं होती थी, उसमें 2, 2.5, 3 महीने ईयर एंड के बाद भी होते थे। हालांकि उसमें ईयर एंड से पहले भी पहुंच जाते थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं करते थे बाद। तो इंटरम ऑडिट करना है या नहीं करना, ये डिसीजन। फिर एक और डिसीजन, आपको ये पता है कि ऑडिटर के प्रोसीजर 3 तरह के होते हैं जो वो किसी भी एरिया पे परफॉर्म करता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब। कौन से प्रोसीजर रिक्वायर्ड है? रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव। और कौन से रिक्वायर्ड नहीं है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। चाहे तो परफॉर्म करें, ये बात पता है ना आपको। अगर हम, अब ये पार्टनर की मर्जी होती है, अगर पार्टनर्स इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय करे, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच का मतलब है ऐसी अप्रोच जिसमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी फोकस किया जाता है। सिस्टम बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है? ऐसी अप्रोच जिसमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी फोकस किया जाता है। और अगर इंटरनल कंट्रोल को फोकस ना किया जाए, सब्सटेंटिव से। यानी इन शॉर्ट, अगर ऑडिटर अपने ऑडिट में सिर्फ 2 ही प्रोसीजर परफॉर्म करे जो रिक्वायर्ड है, रिस्क असेसमेंट, तो इसे कहेंगे सब्सटेंटिव। और अगर वो इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करे, सिस्टम बेस्ड अप्रोच। आप में से कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सिस्टम बेस्ड अप्रोच ज्यादा बेहतर है? कितनों का ख्याल है सब्सटेंटिव ज्यादा बेहतर है? हाँ, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट कहने लगा, सर जब एक काम किए बगैर गुजारा हो सकता है तो हमें करने की क्या जरूरत है? तो सिस्टम बेस्ड अप्रोच तो होनी नहीं चाहिए, हमें बिला वजह ज्यादा काम करना पड़ता है। ये वो स्टूडेंट है जो सिर्फ थ्योरेटिकली सोच रहा है। प्रैक्टिकली अगर आप इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करते हैं ना, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल एडिशनल काम जरूर हुआ, लेकिन अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम हो जाते हैं। इधर के टेस्ट ऑफ कंट्रोल के 10 प्रोसीजर परफॉर्म किए हो ना, और अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो, इफ कंट्रोल स्ट्रांग, तो आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर के समझ लीजिए 50 प्रोसीजर कम हो जाएंगे। इतना फायदा मिलता है। तो बहरहाल ये अल्टीमेटली पार्टनर का डिसीजन होता है कि ऑडिट अप्रोच कौन सी होगी, सिस्टम बेस्ड अप्रोच होगी या सब्सटेंटिव अप्रोच होगी। ठीक है, इंटरम ऑडिट करना है या नहीं करना। रीसेंट डेवलपमेंट इसलिए हमारे लिए अहम है कि
एरियाज में, फ्रेमवर्क में, जिन स्टैंडर्ड्स में रिसेंट डेवलपमेंट होती है उनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। ऐसे है ना, जो स्टैंडर्ड रिवाइज होंगे उनमें रिस्क ज्यादा है। जैसे आपका सिलेबस है, जो टॉपिक रिवाइज हो उसकी टेस्टिंग का चांस ज्यादा होता है। और वो होता भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल होता है भला? क्योंकि सबसे बड़ी रीजन उसके पास्ट पेपर नहीं होते। सबसे बड़ी रीजन, वो टॉपिक इटसेल्फ चाहे आसान हो लेकिन पास्ट आपको पता ही नहीं, आप ब्लाइंड कि पता नहीं कैसे टेस्ट करेगा, क्या सवाल बनाएगा, रिप्रोडक्शन होगा, केस स्टडी होगी वगैरह वगैरह। ये अहम चीजें होगी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। फिर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या चाहिए ये भी लिखा जाता है। कितने लोगों की टीम होगी, ऑडिट स्ट्रेटजी में लिखा जाता है। एक एक टीम मेंबर के एक एक और का हिसाब लिखा जाता है स्ट्रेटजी में। ऐसे नहीं होता कि जितने मर्जी बंदे जिस मर्जी एंगेजमेंट पे चले जाए, नहीं, कैलकुलेट किया जाता है। और रिसोर्सेज में लिखा जाता है कि हमारे रिसोर्सेज कितने होंगे, हाउ मच रिसोर्सेज, ठीक है, कब चाहिए। इस रिसोर्सेज से सबसे मुराद सबसे अहम रिसोर्स है कौन सा, ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन इसके साथ आईटी रिसोर्सेज भी शामिल है। कितने लोगों की टीम चाहिए, कब से कब तक चाहिए, उनको डायरेक्ट कौन करेगा, सुपरवाइज कौन करेगा, इनके काम को रिव्यू कौन करेगा, ये सारे मैटर्स प्लान। क्योंकि रिसोर्सेज है ना, कंट्रोल्ड होने चाहिए। ये रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं होने चाहिए। मैं टीए से कह दूं भाईजान क्लास ने टेस्ट दिए, बताइए या कितने, सर ये टेस्ट जो है ना चेक करने के लिए 2 लोग पूरा हफ्ता लगे ना तो फिर टेस्ट चेक होंगे, तो मुझे सिर्फ एग्री करना चाहिए, मुझे प्लान करना चाहिए। टेस्ट क्लास में कितने स्टूडेंट हैं भाई, अगर क्लास में फॉर एग्जांपल 150 स्टूडेंट, सारे टेस्ट नहीं ना देते, तो टेस्ट तो सिर्फ 20 आएंगे, बाकी तो टेस्ट पूरी तैयारी करके देने हैं। और 20 टेस्ट जो आएंगे उनमें भी सबने 100 नंबर का टेस्ट थोड़ी किया होगा, क्वेश्चन छोड़े भी होंगे। एक तो वैसे ही हमारा 1 घंटे का टेस्ट वीकली वाला 1 घंटे का होता है, तो वो 33 नंबर होंगे उसमें से। हाँ, तो उसको चेक करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये कैलकुलेशन की हुई है हमने एक साथ बैठ के। आधा घंटा चाहिए, इसमें नॉर्मल लॉस ऐड कर लें, आधे घंटे बाद चल 5-10 मिनट की ब्रेक, 40 मिनट, उस हिसाब से कैलकुलेट करें कितना टाइम लगे। फर्म में इससे ज्यादा डिटेल लेवल पे प्लानिंग होती है, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज प्लान इस सेक्शन में। फिर रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है, 1 मिनट ठहरिए, अगर इन्होंने जवाब दे दिया इंशाल्लाह कंफर्म पास, नहीं तो फिर भी इंशाल्लाह पास, चांस गोल्डन। मेरी खुसूसी भाई की खुसूसी दुआ इनके साथ होगी, आशीर्वाद। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है नहीं बता, खुसूसी दुआ है इसके साथ अटैच। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट क्या पहले पढ़ा हुआ हमने? अच्छा, अल्फाज से जो मतलब निकल रहा है आप वो बता रहे हैं, कंसेप्ट नहीं बता रहे। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में खास तौर पे आपको बताया था। हाँ हाँ जी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर और प्री कंडीशन, शाबाश, ठीक है। ये देखिए प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढे जरा लिखा कहाँ हुआ, ये ढूंढे। बाद में आप कहते हैं कि सर ये तो किताब में था ही नहीं कंसेप्ट। और हालांकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको खास तौर पे 4-5 टर्म्स लिखवाई थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था संडे या तो आपने दबा के उनको रगड़ा होगा, कुछ भी नहीं किया, वैसे ही उठ के आ गए। कौन कौन सी टर्म्स लिखवाई थी मिलती जुलती वाली? प्री कंडीशन, प्रीमाइज, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग और प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी भी इसमें शामिल थे। चले बहरहाल घर जाके देखिएगा, कंसेप्ट मैं बता देता हूं। वो कहता है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले या पिछले सालों में आपने इस क्लाइंट से रिलेटेड कुछ काम किए होंगे, हो सकता है कुछ पास्ट में आपने ऑडिट किया हो, या कोई नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज पास्ट में प्रोवाइड की हो सकता है। उससे अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली, उसे प्लानिंग में यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर क्लाइंट की टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको पता चला कि कोई इलीगल सोर्स ऑफ इनकम है, उस इंफॉर्मेशन को टैक्स रिटर्न में मिली आपको फाइल कर, उस अलहदा जॉब थी, क्या उसे ऑडिट में यूज कर सकते हैं इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करते हुए? यस, यही वो कह रहा है कि आपने ये बाकी की इंफॉर्मेशन तो आपको इसी ऑडिट के दौरान में मिली होगी ना। अगर आपके पास कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी है ना, या स्टार्ट इस एक्सेप्टेंस स्टेज वाली इंफॉर्मेशन, उसको भी प्लानिंग में यूज कर सकते हैं। ये था हमारा ऑडिट स्ट्रेटजी। क्लियर हो गया? ये ऑडिट स्ट्रेटजी में 5 चीजें हैं, 3 ज्यादा अहम है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। आपने लेकिन हेडिंग पूरी याद करनी है। फिर इसके बाद ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान क्या है? किसी भी एरिया पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और वो हमें पता है क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर आप फर्म में जाएं, एक फाइल आपके सामने आए, उसके ऊपर लिखा हो ऑडिट प्लान, उसमें आप देखें उसमें आगे पे रोल का ऑडिट प्लान नजर आए,
उस पेरोल के ऑडिट प्लान में 3 हेडिंग्स होंगी, हर हेडिंग के नीचे कुछ प्रोसीजर लिखे होंगे। वो 3 हेडिंग कौन कौन सी होंगी? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कंबाइन समटाइम फर्दर प्रोसीजर भी कहा जाता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का कंबाइन नेम में क्या है? फर्दर ऑडिट। जी, तो कुछ समझ आया आपको ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान में फर्क? ऑडिट स्ट्रेटजी कौन प्रिपेयर करता है? एंगेजमेंट पार्टनर, सीनियर टीम मेंबर। और ऑडिट प्लान ये भी वही करता है, लेकिन ऑडिट प्लान पे प्रोसीजर कौन परफॉर्म करता है? आप लोग ट्रेनी स्टूडेंट, शाबाश, ठीक है। चलिए जी, आज का असाइनमेंट मिल गई ना आपको? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।